हेलो दोस्तों, नोबल माइंड्स एकेडमी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आरएएस मेंस का पेपर आपने दे दिया है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा, आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। शुभकामनाएं हैं कि आप जल्द ही अधिकारी बन जाएं। और पेपर में जो आपने लिख दिया है उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट जो आपने लिखा है सही लिखा है या गलत, उसका एक एनालिसिस हम यहाँ कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4th पेपर का इंग्लिश का सोल्यूशन। बाकी सारे सोल्यूशन आपको ईजिली ऑनलाइन मिल जाएंगे। इंग्लिश का एक्यूरेट मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, बिल्कुल आपको एक्यूरेट मिलेगा और आप इससे देख सकते हैं कि आपका पेपर कैसा गया है। शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि कुछ अधिकारी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं। फर्स्ट देखिए, 20 मार्क्स के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। 1-1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और ग्रामेटिकल एरर वाले ये क्वेश्चन मिलेंगे हमें यहाँ, ठीक है। टू आइडेंटिफाई दी एरर और फिर उनको वापस लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? मैनी ए मैन हैज़ रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सेक्रीफाइसेस एंड नॉट इन पर्सनल गेन। ठीक है भाई, जो मैनी ए मैन, देखो एरर ढूंढने वाला यहीं पर ढूंढ लेगा, इससे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैनी अ मैन, जब भी मैनी ए आता है तो उसके बाद में हमेशा आपको मैन की सिंगुलर फॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? मैनी अ मैन। ये MEN है, ये मैन की, आदमी की प्लूरल फॉर्म होती है, मतलब बहुत सारे आदमी, तो इसकी सिंगुलर फॉर्म यहाँ आएगी। मैनी ए के बाद में, इंग्लिश ग्रामर का रूल है, तो इसको आप MEN को MAN लिख के वापस पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। इसके बाद कोई गलती आपको नहीं मिलेगी। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुडंट देयर बी एनी इंस्ट्रक्शन विद इट? यस, देयर शुड बी। ठीक है, देखिए सेंटेंस बहुत ही अच्छा है। पेपर का लेवल इतना सिंपल नहीं था, किसी को एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें नहीं मिला है। जिसने थोड़ी इंग्लिश पढ़ी है उसी को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यस देयर शुड बी। कोई ग्रामेटिकल एरर है आपको आसानी से देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ ये कर सकते हो कि यस देयर शुड बी सम। भाई यहाँ पर आपने बोला है कि देयर शुड बी एनी इंस्ट्रक्शन विद इट, कि भाई इसके साथ में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए क्या? तो ये लिखा हुआ है कि हाँ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंस्ट्रक्शन होने चाहिए ना। तो वापस यहाँ पर इंस्ट्रक्शन की जगह हम सम यूज़ करेंगे। ये सेंटेंस पहला नेगेटिव है तो यहाँ एनी आया था, और इसके बाद में हम सम लिख के इस सेंटेंस को सही कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोई एरर दिख नहीं रहा है, सेंटेंस एकदम सही है। नेक्स्ट देखिए, ही गॉट अप टू अ मैग्निफिसेंट स्टार्ट इन टूडेज मैराथन। ये देखिए इस सेंटेंस में क्या एरर है? इसमें ये जो फ्रेजल वर्ब है गॉट अप टू, यहाँ पर एरर है। तो यहाँ पर गॉट अप टू नहीं आएगा, क्या आएगा? गॉट ऑफ टू। क्या आएगा? गॉट ऑफ टू आएगा। इसका क्या मतलब होता है कि एक क्विक स्टार्ट मिलना। अगर कोई आप जर्नी, कोई रेस ऐसा कुछ शुरू करते हैं, उसमें एक जल्दी एक अच्छी शुरुआत मिलना, वो इस फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है गॉट ऑफ टू। ठीक है, तो यहाँ गॉट अप की जगह क्या आ जाएगा? ऑफ आ जाएगा। इतना सा एरर है इसमें और बिल्कुल सही है। दोज ग्लासेस बिलोंग टू द टॉप शेल्फ ऑफ द काउंटर इन द डाइनिंग रूम। इसमें क्या एरर है? देखिए, बिलोंग टू। देखो बिलोंग टू का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बिलोंग के बाद में टू प्रीपोजिशन आता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब आप कहीं से बिलोंग करते हैं, जैसे आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई बिलोंग टू राजस्थान, आई बिलोंग टू जोधपुर, तो बिलोंग टू वहाँ आता है। लेकिन अगर कोई चीज़ का अगर कहीं रखी हुई है, जैसे कि कोई लैंप है वो टेबल पे रखा हुआ है ना, तो वो टेबल से बिलोंग करता है। मैं क्या बोलूँगा? दिस लैंप बिलोंग ऑन दैट टेबल, है ना। तो ये ऑन द टॉप शेल्फ, तो यहाँ टू की जगह क्या आएगा? ऑन आएगा। टू की जगह क्या आएगा? मतलब दोज ग्लासेस बिलोंग ऑन द टॉप शेल्फ ऑफ द काउंटर। फिर उसके बाद में देखिए, अगर यहाँ एरर देखें हम, तो इसको भी हम एरर मान सकते हैं, क्योंकि डाइनिंग रूम एक अलग अलग वर्ड्स है दोनों, तो इसके बीच में हाइफन जोड़ना सही नहीं रहेगा। तो ये हटा के हम इसको दोबारा लिख सकते हैं, डाइनिंग रूम, अलग अलग वर्ड्स लिख सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर एरर है और ये ऑन भी यहाँ पर एरर है। ठीक है, ये नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ये ऑन तो यहाँ पर आपको करना ही पड़ेगा। आपने इन दोनों में से क्या किया है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, आई वॉज इंटेंडेड टू कॉल ऑन यू बट वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग इट। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? किससे मिलना, है ना, कोई मीटिंग करना किसी से। तो आई वॉज इंटेंडेड, आई वॉज इंटेंडेड नहीं, मुझे किसी ने इंटेंड करवाया थोड़ी था, मेरे खुद का इरादा था, है ना। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में बनेगा, पैसिव में नहीं बनेगा। वॉज यहाँ
नहीं आएगा, है ना, कि भाई मेरा खुद का इरादा था, है ना, मैंने खुद ने ऐसा सोचा था, आई इंटेंडेड टू कॉल ऑन यू, मतलब मैं चाहता था कि तुमसे मिलूं, बट वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन रोक दिया गया ऐसा करने से। ठीक है, तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, वापस सेंटेंस को आप ऐसा कैसा लिख सकते हो, प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सही है, प्रिवेंट के बाद में फ्रॉम आता है, फिर आईएनजी आता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट देखिए, अ वुड फायर वॉज बर्निंग ऑन दी हर्थ एंड अ कैट वॉज, देखो वॉज आया है ना, उसको किसी ने कुछ सुलाया थोड़ी था, खुद सो रही थी वो, है ना। वुड फायर एक लकड़ी की आग लगी हुई थी, हर्थ का मतलब होता है चूल्हा या उसके आसपास का जो एरिया होता है उसको हर्थ बोलते हैं। तो वहाँ चूल्हे पे आग जल रही थी और एक बिल्ली क्या वहाँ पर उसके सामने सो रही थी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वॉज स्लीपिंग। ठीक है, इतना सारा है, बस यहाँ स्लेप्ट की जगह आप स्लीपिंग कर दो, आपका सेंटेंस एकदम सही हो जाएगा कि भाई चूल्हे पे आग जल रही थी और बिल्ली उसके सामने सो रही थी। नेक्स्ट देखिए, आई कुडंट डू दिस इफ आई डिडंट हैव टू। ये जो इफ की कंडीशंस होती है, इफ की 2-3 कंडीशन होती है इंग्लिश में, उसको डिटेल में पढ़ सकते हो आप। तो उसमें क्या होता है कि जब आप सेंटेंस, हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं, उसमें अगर पास्ट सिंपल है इफ वाले एक सेंटेंस में, तो अगले में वुड आएगा, है ना, तो यहाँ कुड की जगह क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा, तो सेंटेंस हमारा वुड नॉट हो जाएगा। इसके अलावा ज़्यादा कुछ चेंज करने की इसमें ज़रूरत है नहीं। तो ये वुड नॉट यहाँ कर दो आप, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आई वुडेंट डू दिस इफ आई डिडंट हैव टू, कि भाई मैं इसे नहीं करता अगर ये मेरे लिए करना जरूरी नहीं होता, मतलब उसे ये करना ही था, है ना, काम करना जरूरी था इसीलिए उसने किया। तो ये कुड की जगह यहाँ वुड आ जाएगा और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रेट ट्रीज वर फैलन बाई लिटिल स्ट्रोक्स, कि भाई पेड़ है वो बड़े पेड़ों को छोटे स्ट्रोक्स के द्वारा गिरा दिया गया, है ना। सेंटेंस एक इसको लैंग्वेज में यूज किया गया है, तो फैलन यहाँ नहीं आएगा। देखो, किसी पेड़ को काटना या गिराना, उसके लिए एक इंग्लिश में वर्ड है फैल, है ना। फॉल का मतलब होता है गिरना, है ना, एक वर्ड फॉल भी है, जिसमें पेड़ आंधी से या ऐसे गिर जाए तो वो फॉल, है ना, फॉल, फैल, फॉलन होगा। लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है फैल की, जिसमें काटना या गिराना इसका मतलब होता है, और इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पीछे ईडी लग के बनती है। ठीक है, तो यहाँ फैलन नहीं आएगा, क्या आएगा, फैल्ड आएगा। ग्रेट ट्रीज वर फैल्ड बाई लिटिल स्ट्रोक्स, कि भाई जो बड़े बड़े पेड़ थे वो छोटे स्ट्रोक्स के द्वारा गिरा दिए गए। क्लियर है बात। इस फॉल में और फैल में आपको डिफरेंस पता चल गया। इस फॉल का मतलब होता है गिरना, इसकी सेकंड फॉर्म फैल, थर्ड फॉर्म फॉलन, एफ ए, उसमें भी एफ ए आएगा, है ना। तो इस फैल का मतलब होता है गिराना या काटना, तो यहाँ फैल्ड हो जाएगा। वर फैल पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं, भाई गिराए गए हैं ना पेड़, काटे गए हैं, तो सेंटेंस में बस फैलन की जगह फैल्ड कर दो आप। नेक्स्ट देखो, आई सो अ मैन गो पास्ट बट आई हैड नॉट लुक, हैड आया है, पास्ट परफेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है, तो क्या फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तो सबको पता आपको कि पीछे ईडी लग जाएगा इसके, है ना। तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट लुक्ड एट हिम, है ना, कि भाई एक आदमी गुजरा था लेकिन मैंने उसे देखा नहीं था। क्लियर है, तो लुक्ड हो जाएगा यहाँ पर लुक की जगह, और बाकी सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इफ ऑल गोज वेल वुड वी से वी मीट एट 6 o'clock देन, देखो वुड नहीं आएगा यहाँ पे, शेल यूज कर सकते हो आप, शेल यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। शुड यूज करना चाहो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वुड तो नहीं आएगा, शेल यहाँ यूज कर दो, बिल्कुल सही है। इफ ऑल गोज वेल शेल वी से वी मीट एट 6 o'clock, एक प्रपोजल रखा गया है ना, मोर फॉर्मल वे में एक रिक्वेस्ट या प्रपोजल रखा गया कि भाई अगर सब कुछ ठीक जाता है तो हम मतलब 6 बजे मिल सकते हैं, तो वुड की जगह यहाँ पर शेल आ जाएगा और आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपका पेपर अच्छा जा रहा होगा। इतना सिंपल नहीं था, देखिए क्वेश्चन जो है ये इतनी आसानी से हर कहीं मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इंग्लिश का अगर नॉलेज रखें और प्रैक्टिस करें तो हो जाएगा। इसके बाद में कुछ वर्ड्स हैं, भाई सिमिलर मीनिंग के वर्ड्स लिखने हैं, इसमें सिनोनिम्स लिखने हैं मतलब, और देखो वर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। पहला वर्ड क्या है, परफंक्ट्री। परफंक्ट्री का मतलब क्या होता है, परफंक्ट्री का मतलब होता है कि कोई काम बहुत ही जल्दी जल्दी करना बिना किसी इंटरेस्ट के, मतलब सामने आया आपने कर दिया, ज़्यादा डिटेल्स में आप नहीं गए, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, सिनोनिम सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है कि ऊपर ऊपर से, सतही, है ना, काम को ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाकर सतही जो वर्ड यूज होता है ना, वो सुपरफिशियल वर्ड है। तो ये इसका सिनोनिम। मेटिकुलस इसका एकदम ऑपोजिट है। मेटिकुलस का मतलब होता है कि एकदम ध्यान से,
है ना, डिटेल्स में कोई काम करना, वो होता है मेटिकुलस। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर से किसी काम को करना। परफेक्टरी का मतलब भी सेम होता है, किसी काम को जल्दी जल्दी कर देना बिना किसी इंटरेस्ट के। तो इसका ये सुपरफिशियल यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए गैरुलियस। गैरुलियस का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा बोलता है, बातूनी जिसको बोल सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला। इसका सिनोनिम हो जाएगा वॉल्यूबल। क्या हो जाएगा? वॉल्यूबल। वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम से ना, तो मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है उसको वॉल्यूबल बोलते हैं। लैकोनिक इसका एकदम अपोजिट है। लैकोनिक का मतलब होता है कम बोलने वाला। लैकोनिक का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा वॉल्यूबल। अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, हमको ऑपोजिट लिखना है। तो ऑब्सेक्यूज का मतलब क्या हो जाएगा? ऑब्सेक्यूज का मतलब होता है चापलूस। ऑब्सेक्यूज का मतलब क्या होता है? चापलूस। जो किसी को बहुत ही ज़्यादा उसकी तारीफ करता है, चापलूसी करता है अपना कुछ स्वार्थ निकालने के लिए। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अनयील्डिंग। अनयील्डिंग का मतलब होता है जो अपने विचारों से नहीं बदलता है, जो उसकी सोच है उसे बदलना बहुत मुश्किल है, हर किसी के सामने वो झुकता नहीं है। और सर्वाइल का मतलब सेम हो जाएगा। सर्वाइल मतलब सर्वेंट जैसा वर्ड है ना, जो किसी की चापलूसी करता है, किसी की जी हुजूरी करता है, तो वो सर्वाइल वर्ड है उसके लिए। और ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। हमें एंटोनियम ऑपोजिट लिखना है, तो अनयील्डिंग हमारा यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? कंजूस बोल सकते हो आप। पार्सिमोनियस यानी कंजूस, जिसको पैसा नहीं खर्च करना होता है, पार्सिमोनियस है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जेनरस। जेनरस का मतलब क्या होता है कि दयालु आदमी, जिसको मतलब पैसों से किसी की हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो पैसे खर्च करके किसी की मदद में खुश होता है, वो जेनरस होता है। तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। इकोनॉमिकल का मतलब बताइए आपको। इकोनॉमिकल यानी जो कम खर्च करता है, जो पैसे कम खर्च करता है, टाइम कम खर्च करता है, सोच समझ के खर्च करता है, वो इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो पार्सिमोनियस के जैसा ही वर्ड है ये, जो सोच समझ के खर्च करे वो लगभग कंजूस ही बोल सकते हैं उसको। तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा जेनरस। तो ये बिल्कुल सही है। आई होप पेपर आपका अच्छा जा रहा होगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे एक बार बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए। इसमें देखिए कुछ फ्रेजल वर्ब्स दी हुई है, जो आपको पता करनी है कि इसमें से कौन सी आएगी दोनों में से। बाकी सेंटेंस को आपको नहीं छेड़ना है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनमें से आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है वो वापस लिखकर सेंटेंस को लिख देना। ही कीप्स लाइंग आउट या फिर लाइंग डाउन द लॉ टू मी अबाउट माई ड्यूटीज़। कि भाई जो मेरी ड्यूटीज़ हैं उससे रिलेटेड जो लॉ है वो मुझ पे झाड़ता रहता है बार बार। मतलब मुझे थोड़ा दबाव बना के मुझे वो लॉ सुनाता रहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए एक वर्ड है लेइंग डाउन। उसके लिए कौन सा वर्ड है? लेइंग डाउन। कि मतलब कोई चीज़ हुक्म चलाते हुए आपको बताना, है ना। कोई अधिकारी है आपसे बड़ा, तो वो आपको ऐसे हुक्म चलाते हुए थोड़ा जोर दे के आपको बता रहा है कि नहीं नहीं तेरी ये ड्यूटी है, तुझे ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए ये लाइंग डाउन वर्ड है कि भाई हुक्म चलाते हुए कोई नियम बताना। तो लेइंग आउट यहाँ गलत हो जाएगा। लेइंग डाउन लिख के वापस आप सेंटेंस को पूरा लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, कैन यू गेट राउंड या फिर गेट थ्रू योर फादर टू गिव यू द मनी। ठीक है, कि आप अपने पापा को पैसा देने के लिए मना सकते हो क्या? तो मनाना किसी को, परसुएड करना, उसके लिए फ्रेजल वर्ब है गेट राउंड। ठीक है, तो यहाँ गेट राउंड आ जाएगा कि किसी को परसुएड करना, किसी को किसी काम के लिए मनाना, उसको गेट राउंड बोलते हैं। तो सेंटेंस हमारा हो जाएगा कैन यू गेट राउंड योर फादर टू गिव यू द मनी। तुम्हारे पापा को क्या तुम पैसे देने के लिए मना सकते हो क्या? क्लियर है? तो 15 और 16 हमारा हो गया। पहले में लाइंग डाउन है, दूसरे में गेट राउंड है। ये अगर आपने लिखा है तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। वन वर्ड लिखना देखिए, वन वर्ड हर एग्जाम में आता ही आता है। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर। डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर इसको क्या बोलते हैं? इसका मतलब होता है कि आप में ये गलतफहमी आ जाती है कि आप बहुत ही ज़्यादा महान हो, है ना। महानता का भ्रम जिसे बोल सकते हो आप, खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल या सबसे ऊंचा समझ लेना, डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर। तो इसका वर्ड है मेगलोमेनिया। मेगलोमेनिया का मतलब क्या होता है कि अपने आप को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल समझ लेना, अपने आप को सबसे महान समझ लेना, है ना। तो मेगलोमेनिया यहाँ पर बिल्कुल सही है। और ये सैटिरोमेनिया, इसका मतलब होता है थोड़ा ठरकी टाइप का, है ना, किसी दूसरे स्त्री के बारे में गलत सोचना, वो ये वर्ड है। ठीक है, तो मेगलोमेनिया यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द क्लेम्स दैट अल्टीमेट रियलिटी इज अननोएबल, कि भाई एक ऐसा क्लेम जो ये मानता है कि सच को जानना संभव नहीं है। देख, अल्टीमेट रियलिटी इज अननोएबल, जो सच है उसे जाना नहीं जा सकता, है ना, वो अननोएबल है। तो इसके लिए वर्ड क्या, कौन सा यूज होता है, एग्नोस्टिक। उसके लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक एक्चुअली में गॉड से रिलेटेड वर्ड है। तो एक वर्ड होता है एथिस्ट, है ना, कि भाई जो भगवान को नहीं मानता, कि भाई है ही नहीं। एक है जो मानता है, थेइस्ट, कि भाई है। लेकिन एग्नोस्टिक क्या सोचता है कि इसको जानना हमारे बस की बात नहीं है, भगवान है या नहीं है, कोई चीज़ सच है या गलत है, इसको जानना संभव नहीं है ना, ये हमारी समझ से परे है। तो उसके लिए एग्नोस्टिक वर्ड यूज होता है। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है कि पुराने रीति रिवाज को नहीं मानता है ना। आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है कि जो समाज में चल रहे हैं ट्रेडिशंस, वो उसको नहीं मानता है, उसके खिलाफ रहता है ना, उसकी खुद की एक सोच होती है। लेकिन एग्नोस्टिक का मतलब होता है कि इसको जानना संभव नहीं है, ये अननोवेबल है। तो एग्नोस्टिक यहाँ सही वर्ड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। ठीक है, देखिए ये सेम फ्रेजल वर्ब की जैसे यहाँ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको एक ऑप्शन सही चूज करना है। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। दिस रेस्टोरेंट हाईली पॉपुलस बिकॉज ऑफ इट्स गुड फूड इज लोकेटेड इन अ, देखो एक पॉपुलर है एक पॉपुलस है। पॉपुलर का मतलब होता है प्रसिद्ध, और पॉपुलस का मतलब होता है जहां पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है। तो जो रेस्टोरेंट है वो ऑब्वियसली पॉपुलर होगा, है ना। तो पहले में क्या आ जाएगा, पॉपुलर। दिस रेस्टोरेंट हाईली पॉपुलर, है ना, कि बहुत ज़्यादा फेमस है ये, बिकॉज ऑफ इट्स गुड फूड, कि भाई यहाँ अच्छा खाना मिलता है इसलिए ये फेमस है। इज लोकेटेड, अब लोकेटेड है, कहाँ स्थित है वो, पॉपुलेटेड एरिया में। तो पॉपुलस हो जाएगा यहाँ पर एरिया ऑफ कलकत्ता। ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पे सेकंड में पॉपुलस, फर्स्ट में पॉपुलर। नेक्स्ट देखिए, द काउंसिल फॉर द डिफेंस गिव हिज क्लाइंट सम वेरी गुड एडवाइस बिफोर द काउंसिल मीटिंग। अब इनमें से कौन सा आएगा, पहले ये वाला काउंसिल आएगा। इस काउंसिल का मतलब होता है कोई आपको सलाह देता है, जैसे आपका वकील हो गया, वो इसका मतलब होता है। ठीक है, तो द काउंसिल फॉर द डिफेंस, डिफेंस का जो काउंसिल था उसने अपने जो क्लाइंट है उसको एक अच्छी सलाह दी थी बिफोर, पहले, किससे पहले, मीटिंग से पहले। किसकी मीटिंग, काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है कोई समिति या परिषद, ऐसा कुछ वर्ड जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। काउंसिल सिंगुलर हो सकता है, तो एक आदमी उसको सलाह दे रहा है, लेकिन काउंसिल का मतलब होता है उसमें कुछ लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कोर्ट से रिलेटेड वर्ड है, तो उसमें काउंसिल में जज, वकील, इस टाइप की काउंसिल होगी वो। तो उस मीटिंग से पहले उसने क्या दिया, उसको क्लाइंट को एक सही सलाह दी। तो सेकंड में काउंसिल CIL वाला आ जाएगा, और फर्स्ट में ये SEL वाला आ जाएगा। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहां तक ग्रामर का रोल था, आपने ग्रामर पढ़ी है तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छा गया होगा। ज़्यादा सिंपल नहीं था लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं था। नेक्स्ट है पैसेज देखिए पूरा पढ़ के तो मैं क्या सुनाऊँ आपको, लेकिन समरी इसकी बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कॉलेज एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, उसकी बात की गई है कि भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, और किसी देश के लिए नॉलेज और इनोवेशन कितना ज़रूरी है ना। भाई पहले क्या होता था, रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसकी वैल्यू होती थी, लेकिन अब किसकी वैल्यू है, नॉलेज और इनोवेशन की। इसमें USA के एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना, कि भाई USA जो अमेरिका की कॉलेज एजुकेशन है वो कितनी अच्छी है, वहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी कॉलेजेस हैं, है ना, कि भाई 17 कॉलेज हैं वो टॉप 20 में से वो अमेरिका की है ना। इसके अलावा एक दो कॉलेज के MIT वगैरह के MIT के एग्जाम्पल दिए यहाँ पर कि MIT कितने वो 200 कंपनीज हर साल रिलीज कर देती है ना। इसके अलावा 2-3 एग्जाम्पल और दिए गए। मतलब कुल मिलाकर इनोवेशन और नॉलेज पे फोकस किया गया है, और अमेरिका में इसका अपने कॉलेज का क्या प्रोसीजर है, कॉलेज कितना हेल्प करता है इनोवेशन को और इसको, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, फिर वापस एक बार पैसेज में आके देख लेंगे कहाँ ये सूटेबल है। व्हाट डू द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री डिपेंड ऑन, कि भाई किसी देश की जो प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है। देखिए यहाँ इस सेंटेंस में, इस पैराग्राफ में दिया गया है कि भाई वो किस पे डिपेंड करती है, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो लिखा हुआ साफ साफ, हैव बिकम मोर डिपेंडेंट ऑन दी एक्सेस टू नॉलेज देन दी एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। भाई नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड बाद में करती है, पहले वो करती है नॉलेज पे, है ना। तो हम यहाँ पे नॉलेज और इनोवेशन दोनों लिख सकते हैं,
क्योंकि इन दोनों पे ज़्यादा फोकस किया गया कि भाई नॉलेज और इनोवेशन, है ना। तो ये दोनों यहाँ लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि भाई दी वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ए कंट्री डिपेंड अपॉन एक्सेस टू नॉलेज एंड इनोवेशन, है ना, रेदर देन एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। नॉलेज और इनोवेशन पे ज़्यादा डिपेंड करती है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्सेस टू नॉलेज हैज़ फार सरपास्ड द एडवांटेजेस ऑफ एक्सेस टू। इसी सेंटेंस में क्वेश्चन है ना, यहीं पर हमारा हो जाएगा द वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी डिपेंड ऑन द एक्सेस टू नॉलेज देन द एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। इस सेंटेंस को वापस आप पूरा लिख सकते हो और इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, कि भाई जो नॉलेज का एक्सेस है वो ज़्यादा जरूरी हो गया। किससे? नेचुरल रिसोर्सेज से। नेचुरल रिसोर्सेज जो आपकी ज़मीन से, आपके पर्यावरण से आपको मिलते हैं, उससे ज़्यादा जरूरी एक देश की समृद्धि नॉलेज और इनोवेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट ड्राइव्स द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ यूएस अपवर्ड्स, एलोबरेट विथ 2 एग्जांपल्स। भाई जो यूएस की इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? तो ये पूरा पैराग्राफ ही कॉलेज एजुकेशन से है ना। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, वाइब्रेंट एजुकेशन सिस्टम इन द यूएस ड्राइव्स इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भाई जो एजुकेशनल सिस्टम है उसका वो यूएस की ग्रोथ पे असर डालता है। एग्जाम्पल इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए, 2 एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हेल्प्ड सीड द ग्रोथ ऑफ की इंडस्ट्रीज, कि भाई जो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स हैं उन्होंने सेमीकंडक्टर्स में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स में अपना योगदान दिया है ना। ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप अगर थोड़ा सा देखोगे लास्ट में तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज है उन्होंने सिलिकॉन वैली की ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, ये भी उसमें लिखा हुआ है। 2-3 एग्जाम्पल और है, आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज द ऑथर गैज द वाइब्रेंसी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम इन यूएस। भाई जो एजुकेशनल सिस्टम है उसकी जो वाइब्रेंसी है, उसकी जो चमक है, उसका जो योगदान है, उसको उसने कैसे गैज किया है, मतलब कैसे उसको मापा है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसमें पैराग्राफ में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसमें कॉलेज एजुकेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है। और उसका योगदान क्या क्या है ना। तो सबसे पहला तो ये है कि भाई 20 में से 17 यूनिवर्सिटीज़ यूएस में है। 17 ऑफ वर्ल्ड्स टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ आर इन यूएस। पहला ये हो गया। दूसरा क्या है कि भाई जो यूएस यूनिवर्सिटीज़ है वो 70% नोबेल प्राइज विनर्स को एम्प्लॉय करती है। जो नोबेल प्राइज जीतने वाले लोग हैं उनको एज ए प्रोफेसर या कुछ ना कुछ रिसर्च के लिए एम्प्लॉयमेंट देती है ताकि वो और अच्छा डाटा इकट्ठा करके चीज़ों को बता सके। इसके अलावा है कि भाई द प्रोड्यूस 30% ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग आर्टिकल्स। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक आर्टिकल्स हैं उसमें से 30% ये जो यूएस के कॉलेज हैं ये करते हैं और 40% ऑफ मोस्ट साइटेड वंस। इंडस्ट्रीज लाइक MIT इंक्यूबेट 200 कंपनीज एवरी ईयर। भाई जो MIT से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, ये जो MIT है वो लगभग 200 कंपनीज को हर साल प्रोड्यूस करती है। क्लियर है। 3-4 एग्जाम्पल है और भी आपको मिल जाएंगे पैराग्राफ में, इनमें से आप कुछ लिख दो, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डज द वर्ड लेवरेजिंग मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ठीक है। लेवरेजिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पर कि किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करना, किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ करना ताकि उसका हम फायदा उठा सकें, है ना। तो यहाँ पर पैसेज में है कि भाई लेवरेजिंग मीन्स मेकिंग इफेक्टिव यूज ऑफ नॉलेज एंड इनोवेशन टू गेन एडवांटेज, है ना। भाई नॉलेज और इनोवेशन का एक अच्छे से यूज़ करना ताकि हम उसका देश के विकास में फ़ायदा उठा सके। तो ये आप लिखा अगर आपने तो बिल्कुल सही है। इसके बाद देखो ट्रांसलेशन वाले सेंटेंस है, हिंदी टू इंग्लिश, इनको ट्रांसलेट करना है। बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस है, इतने सिंपल नहीं है। गलती आपने इसमें बिल्कुल पक्का की होगी क्योंकि हर वर्ड का इतना अच्छा ट्रांसलेशन पॉसिबल नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव ट्रांसलेशन बताएं ताकि आप इसमें से अगर कोई भी आपने लिखा है तो वो आपका सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रौद्योगिकी उन्नति और आर्थिक विकास के बीच सहजीवी संबंध अपरिहार्य है ना। प्रौद्योगिकी उन्नति मतलब क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। यहाँ पे सहजीवी इसका मतलब होता है सिम्बायोटिक, है ना। संबंध मतलब रिलेशनशिप हो गया बिटवीन। अपरिहार्य का मतलब हो जाएगा इनएविटेबल, है ना। एसेंशियल भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा हमारा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और
आर्थिक विकास एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इनोवेटेबल, है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा अगर आपने ऐसा लिखा है तो। बाकी तो देखो सिम्बायोटिक तो आपको सिम्बायोटिक ही लिखना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिटवीन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो सेम वर्ड आपको लिखना ही पड़ेंगे। इनोवेटेबल की जगह आप एसेंशियल ऐसा कुछ लिख सकते हो, इनोवेटेबल ज़्यादा प्रॉपर वर्ड है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विपत्ति के समय उदार भावना रखना सच्चे नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है ना, कि भाई विपत्ति है उसमें उदार भावना, एक अच्छा मन साफ रखना एक अच्छे नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है। लिखने के इसके बहुत हैं। पहला जो मेन ट्रांसलेशन देखो, डिस्प्लेइंग अ जेनरस स्पिरिट, डिस्प्लेइंग यानी प्रस्तुत करना, जेनरस मतलब उदार, स्पिरिट यानी भावना, मतलब उदार भावना को हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, जेनरस स्पिरिट इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब जब आपका समय विपरीत चल रहा होता है, विपत्ति का समय। एग्जाम्पलीफाइज उदाहरण प्रस्तुत करना, ये एक पूरा वर्ड है इसका, एग्जाम्पलीफाइज ट्रू लीडरशिप, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेइंग अ जेनरस स्पिरिट इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी एग्जाम्पलीफाइज ट्रू लीडरशिप, है ना। इसके अलावा अगर आपने कुछ और लिखा है तो देखिए, हैविंग नोबल एटीट्यूड, उदार भावनाओं को हम क्या लिख सकते हैं, नोबल एटीट्यूड ड्यूरिंग हार्डशिप, है ना, जो विपत्ति है उसको हमने क्या लिख दिया, हार्डशिप। रिफ्लेक्ट्स यानी शो करता है, प्रस्तुत करता है द एसेंस ऑफ ट्रू लीडरशिप, है ना। ये अगर आपने लिखा है तो भी लगभग इसके नंबर आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिंग काइंडनेस इन डिफिकल्ट टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स लिख दिया हमने सीधा, विपत्ति को क्या लिख दिया, डिफिकल्ट टाइम्स, एक सिंपल लैंग्वेज में। काइंडनेस लिख दिया उदार भावना को, डेमोन्स्ट्रेटिंग यानी प्रस्तुत करना, काइंडनेस इन डिफिकल्ट टाइम्स इज अ मार्क ऑफ जेन्युइन लीडरशिप, एक अच्छे नेतृत्व का ये उदाहरण है। ठीक है, तो इनमें से अगर आपने कुछ भी लिखा है तो आपको नंबर इसके मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रकट रूप से अजय बाधाओं के बावजूद टीम या दल की अथक भावना ने क्रांतिकारी जीत प्राप्त की, है ना। प्रकट रूप से अजय बाधाओं के बावजूद मतलब डेस्पाइट सीमिंगली इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स, है ना। ऑब्स्टेकल यानी बाधाएं, इनसरमाउंटेबल मतलब जिसको पार नहीं किया जा सके। टीम्स रिलेंटलेस, रिलेंटलेस का मतलब होता है थकता नहीं, टायरलेस। स्पिरिट अचीव्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग विक्ट्री, है ना। डेस्पाइट सीमिंगली इनसरमाउंटेबल ऑब्स्टेकल्स द टीम्स रिलेंटलेस स्पिरिट अचीव्ड अ ग्राउंड ब्रेकिंग विक्ट्री। ये अगर आपने लिखा है बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आपने जैसे कि दो द चैलेंजेस अपीयर्ड अनबीटेबल, है ना, जो बाधाएं थी क्या थी, अजय बाधाएं, है ना, तो उसको हमने क्या लिख दिया, अनबीटेबल, कि भाई जिसको आसानी से बीट नहीं किया जा सके। ऐसा लग रहा था कि चैलेंजेस थे वो अपीयर्ड अनबीटेबल, बट द टीम्स अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन, है ना, लेड टू अ हिस्टोरिक विन, है ना। जो रिवोल्यूशनरी विन थी उसको हमने हिस्टोरिक विन लिख दिया यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग विक्ट्री। इसके अलावा रिवोल्यूशनरी सक्सेस भी आप लिख सकते हो। इन फेस ऑफ ओवरवेलमिंग ओड्स, ओड का मतलब भी क्या होता है, बाधाएं। द टीम्स टायरलेस एफर्ट, है ना, जिसमें अथक लिखा हुआ ना, उसकी जगह आप लिख सकते हो टायरलेस, रिलेंटलेस, है ना, कुछ भी आप लिखो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एफर्ट ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशनरी सक्सेस, तो इनमें से कुछ भी अगर आपने मिलता जुलता लिखा है सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, प्रयोग का सूक्ष्म दस्तावेजीकरण शोधकर्ताओं की परिकल्पना को विश्वसनीयता प्रदान करता है। ये सेंटेंस मेरे कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ पहले, कहाँ पढ़ा हुआ अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे सामने जरूर आया था। क्या मतलब हो जाएगा इसका कि भाई दस्तावेजीकरण है, दस्तावेजीकरण को आप क्या लिख सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं, इसमें डॉक्यूमेंटेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग लिख सकते हो, डिटेल्ड रिकॉर्डिंग, है ना, थोरो डॉक्यूमेंटेशन। तो मेटिकुलस, मेटिकुलस अभी वर्ड आया था, मैंने क्या बताया कि जिसमें डिटेल होती है, जिसमें आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक, तो सूक्ष्म दस्तावेजीकरण कि मतलब छोटी से छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा गया है। तो मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट लैंड्स क्रेडिबिलिटी टू रिसर्चर्स हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस लिख दिया हमने यहाँ पर परिकल्पना को, है ना, और ये क्रेडिबल है मतलब इस पर भरोसा किया जा सके। विश्वसनीय का एग्जैक्ट वर्ड क्रेडिबल ही होता है ना। परिकल्पना को हमने हाइपोथेसिस लिख दिया। मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन का मतलब सूक्ष्म दस्तावेजीकरण, है ना। एक्सपेरिमेंट किया है यहाँ पर, जो उसके प्रयोग है उसको हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिख दिया है, और पूरा सेंटेंस हमारा हो जाएगा ये मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट लैंड्स क्रेडिबिलिटी टू द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस। इसके अलावा आपने अगर लिखा है कि डिटेल्ड रिकॉर्डिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट, भाई एक्सपेरिमेंट है उसको डिटेल रिकॉर्ड किया हमने, सपोर्ट करता है विश्वसनीयता को ऑफ द साइंटिस्ट एज्यूम्शंस, है ना। एज्यूम्शंस लिख दिया हमने यहाँ पर परिकल्पना को,
यहाँ क्या लिखा था हमने, हाइपोथेसिस। दोनों सही वर्ड है, लिख सकते हो। हाइपोथेसिस ज़्यादा करेक्ट है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में एजम्पशन भी आप लिख सकते हो। थोरो डॉक्यूमेंटेशन है ना, जो हमने मेटिकुलस लिखा था उसकी जगह थोरो लिख दोगे तो भी है कि भाई हाँ डिटेल में लिखा गया है। ऑफ द प्रोसीजर स्ट्रेंथन्स द वैलिडिटी ऑफ द रिसर्चर्स थ्योरी, और सिंपल हाइपोथेसिस को हमने क्या लिख दिया, थ्योरी लिख दिया। तो इनमें से अगर आपने कुछ लिखा है तो बिल्कुल अच्छा लिखा आपने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि विविध सांस्कृतिक प्रभावों के संगम ने इस क्षेत्र को परंपराओं का वास्तविक मिश्रण स्थल बना दिया है। संगम का मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लुएंस, है ना। जो अपने संगम का एग्जैक्ट वर्ड तो देखो जियोग्राफिकल वर्ड है, जिसमें जो अपने नदियों का संगम होता है उसको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं, तो यहाँ लिख सकते हो आप। इसके अलावा भी कुछ वर्ड होंगे, मैं आपको बता दूंगा। द कॉन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंस, है ना भाई, जो अलग अलग विविध सांस्कृतिक प्रभाव है, डाइवर्स कल्चरल इन्फ्लुएंस हैज मेड दिस रीजन अ ट्रू मेल्टिंग पॉट ऑफ ट्रेडिशन, है ना, कि भाई ये ट्रेडिशन जो अलग अलग सांस्कृतिक प्रभाव है उसका जो संगम है उसने वास्तविक मिश्रण स्थल बना दिया है। तो यहाँ बिल्कुल लिख सकते हो, ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लिखना चाहो तो दिस रीजन हैज़ बिकम अ जेन्युइन ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशन, किसकी वजह से, ड्यू टू फ्यूजन ऑफ वेरियस कल्चरल एलिमेंट्स। फ्यूजन का मतलब भी क्या हो जाएगा, मिलना, काफ़ी चीज़ों का एक साथ मिलना। तो यहाँ पर क्या मिला, विविध कल्चरल एलिमेंट्स मिले हैं, तो उसने एक जेन्युइन ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशंस बना दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फ्यूजन की जगह मिंगलिंग वर्ड लिखोगे तो भी चलेगा एक सिंपल लैंग्वेज में। द मिंगलिंग ऑफ डिफरेंट कल्चरल इन्फ्लुएंस हैज़ टर्न दिस एरिया इनटू ए रिच टेपेस्ट्री ऑफ हेरिटेज, कि भाई हेरिटेज बहुत ही ज़्यादा मिक्सचर ऑफ हेरिटेज यहाँ पर एक साथ आ गया है। क्लियर है। ये जो क्वेश्चन थे ट्रांसलेशन के, काफ़ी मैंने ऑप्शंस दे के आपको बता दिए हैं। इससे मिलता जुलता भी अगर आपने लिखा है तो थोड़े बहुत मार्क्स तो इसके आपको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका प्रिसाइज लिखना है, ठीक है। इस पैराग्राफ दिया हुआ है, लीडरशिप से रिलेटेड ये पैराग्राफ है कि भाई जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट्स है, उसमें लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, निस्वार्थ होनी चाहिए, उसमें कॉन्साइंस होना चाहिए कि भाई जो आत्मचिंतन, खुद के मन की आवाज़ है वो सुनने वाला होना चाहिए। लीडर्स जो है वो डेयरिंग होने चाहिए, ठीक है। ये अपने हेनरी डेविड का एग्जाम्पल दिया गया है, आगे महात्मा गांधी का एग्जाम्पल भी कहीं दिया गया है। तो ये इसका समरी है। अब इसमें आपने जो अपने मन से लिखा है, ये क्वेश्चन कुछ सोच समझ के आपने आंसर कर दिया होगा इसका मतलब, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि देखो ये मैंने यहाँ पर इसको फिर भी शॉर्ट में कुछ लिखा है कि भाई जो अपने गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसकी क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, लीडरशिप से रिलेटेड एथिकल बिजनेस लीडर्स होते हैं, उसमें इंटीग्रिटी होती है। फिर एक महात्मा गांधी का जो एग्जाम्पल दिया था वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो इसको जितना हो सके शॉर्ट में लिख दिया है। मेन ये जो लीडर्स होते हैं कॉर्पोरेट में उससे रिलेटेड इन्फोसिस का एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, तो उसको मिला के हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ये आपकी राइटिंग स्किल पे डिपेंड करता है, अपने मन से आपने जो लिखा है सही लिखा होगा। अब नंबर देने वाले पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितने नंबर दे, ठीक है। इसके बाद के टॉपिक्स भी कुछ ऐसे ही हैं, इनमें से कुछ 200 वर्ड्स के पैराग्राफ लिखने हैं। अब इसमें से कौन सा चूज़ किया आपने, आपको ऑल द बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 150 वर्ड्स में इन जो थीम्स है इसमें से एक पे लिखना है, और जो लास्ट है हमारा वो एक लेटर लिखना है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, हाईलाइटिंग द ट्रैफिक स्नेल्स एंड लैक ऑफ स्मूथ ट्रांजिशन विद इन द सिटी, प्रपोजिंग पॉसिबल सॉल्यूशन, और एक यहाँ पर दिया गया है क्राइम ब्रांच को। तो इसमें से आपने कौन सा लिखा है, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको लिख के बताऊं या पैटर्न बताऊं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। और भी वीडियोस में एग्ज़ाम से रिलेटेड बनाता रहता हूं, आपको उसका अपडेट मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।